हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशंस जून 2026 की बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे, ऐसे ही दिल लगा के अपने टीचर की, अपने मेंटर्स की सुनते रहोगे और अपनी स्ट्रैटेजीज को बार बार अच्छे से अप्लाई करते रहोगे अपनी स्टडी पैटर्न पे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं। एंड येट अनदर वीडियो विद अनदर सब्जेक्ट विद अनदर स्ट्रैटेजी एंड टिप्स। तो उसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ SBIL सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज काफी सारे कमेंट्स और काफी सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे थे कि SBIL में कई बच्चों को अटेम्प्ट लग चुके हैं, बट अभी तक वो जो पासिंग मार्क्स है या फिर उन्हें एग्जामिशन स्कोर करना है ताकि उनका एग्रीगेट बन जाए, तो वो कैसे लाएं भैया। तो उस पर्पस के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। एंड आई होप कि आपको ये टिप्स जो रहेंगी, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज ओल्ड सिलेबस में HBEC करके सब्जेक्ट था जो उससे सिमिलर था, एंड उसमें मैंने 65 स्कोर करे थे। ये जो सब्जेक्ट है SBIL का वो काफी इंटरेस्टिंग है अगर हम पार्ट 2 को छोड़ दें, बिकॉज पार्ट 2 काफी ज्यादा रिगरस और काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, हमें पता है, लेबर लॉ। तो हम उसी को लेकर बात करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेकर। आते हैं टिप नंबर 1 पे। टिप नंबर 1 ये कहती है कि पार्ट 2 पर ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि यहाँ पे आपको वो 40 मार्क्स वाले पार्ट 2 पे फोकस ज्यादा नहीं करना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने आपको धोखा दिया है। अगर आप पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 17, 18, 19 ओपन करके देखेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग यूनिट दिखाई देंगी। मतलब वो चैप्टर 7 है दिखने में बाहर से, बट अंदर ही अंदर काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट है, पार्ट है, मैं कहूंगा पार्ट नंबर 2। तो 40 मार्क्स है, ठीक है, लेबर लॉज है। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता लेबर लॉज, बट अगर किसी को अच्छा लगता है, किसी बच्चे को इंटरेस्टिंग लगता है, दैट इज ऑल ओके, दैट इज वेल एंड गुड। और अच्छी बात है, ठीक है, अपना अपना टेस्ट होता है बच्चों का, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस सी बात है। सो अगर पार्ट 2 अगर आपको अच्छा लगता है, दैट इज ओके, तो आप अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से करो। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को मैंने देखा है कि पार्ट 2 नहीं अच्छा लगता, इवन मैन सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं, 40 मार्क्स के हैं। सो वो उसको अलग अलग एक्ट को अप्लाई करना, याद करना, उनके फीचर्स, उनके डेफिनेशंस, दिस एंड दैट, उनके ईयर वगैरह सब कुछ, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इतना फोकस मत करना, इतना डीप मत जाना उसमें कि जो 60 मार्क्स के जो आपका पार्ट 1 है वो आप बिल्कुल भूल जाओ, उस पर आप बिल्कुल फोकस ना करो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस कम करना नॉर्मल बच्चों के लिए। जिनको पार्ट 2 पसंद है, दैट इज ऑल ओके, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। टिप नंबर 2 ये कहती है कि पार्ट नंबर 2 को अगर आपको पेपर में, एग्जाम में एग्जीक्यूट अच्छे से करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको फोकस करना पड़ेगा ज्यादा, ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा। बिकॉज अगर आपने प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न देखा होगा एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत अच्छी बड़ी केस स्टडी बनती है। तो आपको 15 मिनट का जो स्टार्टिंग टाइम मिलता है, दैट इज रीडिंग टाइम, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम, उसी में ही आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर है, ये हमें पार्ट 2 के किस चैप्टर पे लेके जा रहा है, किस टॉपिक पे लेके जा रहा है, और उसी के हिसाब से फिर आपके मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी आता है, जो कि ऑप्शनल रहता है, बिकॉज अगर आप जो पास के पेपर्स हैं वो अगर आप एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाता है स्कोर करना। बट क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रॉपर केस स्टडी बनता है और हर अटेम्प्ट में बनता है। आपने नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा है कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप उसको जो पास पेपर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। सो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर 50 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है उसमें एनालाइज करना ही करना है, करना ही करना है, मान के चलो, तभी आप जो है पार्ट नंबर 2 को अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर एग्जामिशन स्कोर करनी है आपको टोटल सब्जेक्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे एग्जाम में अच्छे से फोकस करना है। टिप नंबर 3 इसकी पार्ट 1 को इफेक्टिवली पढ़ना स्टार्ट करो। जो लास्ट के 30 डेज बचे हैं, आप एनालाइज करो, पार्ट 1 में 3 से लेकर 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका टॉपिक, जिनकी बातें, कंटेंट आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ रखी हैं। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, थोड़ा बहुत 3 का पार्ट हो गया, LLB का पार्ट, फिर आपका चैप्टर एक और आता है, आई थिंक 5th है या 6th है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। वो आप जो सेक्शंस हैं, जो फॉर्म्स हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या फीचर्स हैं, किस किस तरीके की कंपनियां होती हैं, अलग अलग तरीके की कंपनी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वो, आप सब चीजें कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सी लॉ के सब्जेक्ट में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो आपको वहां पे आपने डीप नॉलेज ली है, आपने बेयर एक्ट पढ़ा है कंपनी लॉ में, तो यहां पे बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करनी है, बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी होती है। तो स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, पार्ट नंबर 1 को इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है, तो ये देखना है कि कौन सी चीज मैंने दोबारा से यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, बट उस चीज को हल्का सा आपको अपने रिवीजन टाइम में कम कर देना है, बिकॉज
वो कंटेंट आप सी लॉ में अच्छे से और पढ़ोगे, बिकॉज वहां बेयर एक्ट इंक्लूड हो रही है, वहां पे आपको डीप नॉलेज मिल रही है। तो यहाँ पे तो आप वो सब चीजें इंक्लूड आपकी ऑलरेडी हो जाएंगी। तो इफेक्टिव पढ़ाई करो, पार्ट नंबर 1 को इफेक्टिवली पढ़ो। अभी भी आपके पास 30 से लेकर 35 दिन बचे हैं, तो आप उसको इफेक्टिवली पढ़ोगे तो पार्ट नंबर 1 आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। टिप नंबर 4 ये कहती है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखी है, पहले भी सब्जेक्ट्स में आपको मैंने बता रखी है, कि लास्ट का जो पोर्शंस है पार्ट नंबर 1 का, जो आपके चैप्टर्स हैं, प्रॉपर थ्योरी है सर, प्रॉपर थ्योरी है, और इतने ज्यादा उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, अलग अलग डेफिनेशंस रखी हैं कि वहां पर अगर आप पॉइंटर वाइज आंसर लिख कर आते हो तो निमोनिक्स और चीट कोड्स का इस्तेमाल करो याद करने के लिए। ये सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे आपको मुश्किल से ही कुछ न्यूमेरिकल मिलेगा, वरना यहाँ पे न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो आप इतना ज्यादा थ्योरी पार्ट नंबर 1 में भी है, पार्ट नंबर 2 में भी है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, थोड़े बहुत सेक्शंस हैं, जो लॉ है, जो एक्ट है, उनके अलग अलग नाम है, उनके ईयर हैं। तो चीट कोड्स का इस्तेमाल करो, निमोनिक्स का इस्तेमाल करो। मैंने बहुत करा है, मैंने अपने जो फेवरेट सुपरस्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ऐसे कुछ मीम्स जो हमारे टाइम में चलते थे, आज भी चलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो उनकी हेल्प ले सकते हो, निमोनिक्स बनाओ। ठीक है, जो भी सेंटेंसेस हैं, जो पॉइंटर वाइज आंसर्स हैं, उनमें से एक वर्ड निकालो जो आपको अच्छा लगता है, जो वर्ड को अगर आपने याद कर लिया तो आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। फिर उन वर्ड्स के एक एक जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं उनको निकालो और फिर उनसे कोई डायलॉग बनाओ, कोई मीम बनाओ। तो अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करो, निमोनिक्स चीट कोड्स का इस्तेमाल करोगे तो थ्योरी पोर्शन जो है वो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो रिवीजन करते टाइम ध्यान रखो, जहां जहां पे भी आपने रेड पेन से, रेड मार्कर से मार्क करा है कि यार मेरे को डिफिकल्टी आ रही है, वहां पे अगर अभी तक आपने निमोनिक्स चीट कोड्स का हेल्प नहीं ली है तो वहां पे आप निमोनिक्स और चीट कोड्स की हेल्प ले सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ये कहती है कि आपको आंसर राइटिंग पैटर्न शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही रखना है। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो टिप मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने पहले भी बताई है, बट फिर से मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे केस स्टडीज और स्ट्रेट क्वेश्चंस का मिक्सर आता है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। बट अगर केस स्टडी बन रही है तो जो भी केस स्टडी स्टार्टिंग में बन रही है क्वेश्चन नंबर 1 से, जो भी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 6 में बन रही है, उसका आंसर राइटिंग पैटर्न एक ही होना चाहिए। इससे डबल बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर एक इंप्रेशन अच्छा जमता है, और अगर इंप्रेशन अच्छा जम गया एग्जामिनर या कॉपी चेकर के ऊपर तो आपको यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये कि अगर आप अलग अलग आंसर का पैटर्न अलग अलग करोगे, केस स्टडी अलग अलग आती है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी होती है, 2 में भी होती है, 3 में भी होती है, तो आप सारा जो आपका दिमाग है वो आंसर सोचने में नहीं, पैटर्न सोचने में निकाल दोगे और आपके 3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। और इसलिए बच्चे जो है वो 100 मार्क का अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सो दैट इज इट यार। बाकी मुझे लगता है कि एसबीआई में एग्जामिनेशन स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना शायद सी लॉ में है, जितना शायद सीएफएम में है, जितना शायद टैक्स लॉज में है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो है थोड़ा कंपनी लॉ का मिक्सचर है। यहाँ पे चीजें जो है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है याद करना, प्रॉपर थ्योरी है, मैं जानता हूं, बट स्टिल लेबर लॉ की वजह से थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है, दैट इज ओके, but still you are really capable of scoring exemption in the subject। बिल्कुल, मैंने जो है मॉड्यूल देखा है, काफी अच्छा है। एमएसएमई, स्टार्टअप्स, एनबीएफसी और अदर एंटिटीज के बारे में भी बात करी गई है इस सब्जेक्ट में। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत काम आता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा इसके बारे में भी। एंड अगर आप दिल से ये जो टिप्स हैं उसको फॉलो करोगे, अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी, और एग्जामिनेशन स्कोर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, बस मेरी एक बात याद रखना कि यूनिफॉर्मिटी मार्क्स जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी मार्क्स को भी साथ में लेकर चलना, और साथ में अपनी जो स्टडीज है, जो अपना कोर्स है, जो अपना पैटर्न है, उसको भी अच्छे से लेकर चलना, तो आप एग्जामिनेशन स्कोर बहुत आराम से कर लोगे। बच्चे पहले भी करते आए हैं, आप भी कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको वीडियो में क्या सही नहीं लगा उसके बारे में मेरे को बताओ, क्या मिस्टेक है मेरे को बताओ, मैं जो है इसको ठीक करूंगा, इंप्रूव करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ऑफ कोर्स शेयर करो इसको सीएस के स्टूडेंट्स के साथ और अपने कलीग्स और अपने बैचमेट्स, क्लासमेट्स के साथ। एंड हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।